नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जापानी शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत सरल है, पर जिसके मायने बहुत गहरे हैं। इकिगाई। इकिगाई। हाँ। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि ये कुछ जीवन का भव्य उद्देश्य खोजने जैसा कुछ होगा, शायद अपना करियर बदलना या कोई बहुत बड़ा काम करना। लेकिन आज हम जिस किताब के सारांश पर बात कर रहे हैं वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है ना। हाँ, और यही सबसे आम गलतफहमी है। हम सब पर्पस या पैशन जैसे बड़े बड़े शब्दों के बोझ तले एक तरह से दबे हुए हैं, लेकिन ये किताब इस विचार को तोड़ती है। अच्छा। वो कहती है कि इकिगाई किसी भव्य लक्ष्य में नहीं, बल्कि सुबह की पहली चाय के कप में, अपने पौधों को पानी देने में, या किसी पुराने दोस्त से बात करने में भी हो सकता है। अरे वाह। इसका सीधा सा मतलब है सुबह उठने की एक वजह। और सबसे खूबसूरत बात, ये किताब कहती है कि हम सबके पास एक इकिगाई पहले से ही है, बस उसे पहचानने की देर है। इस सुनकर ही कितना दबाव कम हो जाता है। खुशी किसी बड़े पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि हमारे अपने बगीचे में मिल सकती है। बिल्कुल। और बात जब बगीचों और लंबी उम्र की आती है तो ये किताब हमें जापान के एक बहुत ही खास द्वीप पर ले जाती है, ओकिनावा। ओकिनावा। इसे 100 साल जीने वाले लोगों की भूमि भी कहते हैं। तो लेखकों ने वहां जाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों की लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। और जो राज उन्होंने खोजा वो डाइट या एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा गहरा था। वो था वहां के लोगों का जीवन जीने का तरीका। क्या मतलब? ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वहां के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 100 साल से भी ज्यादा की उम्र में एक्टिव रहते हैं। 100 साल से ज्यादा? हाँ। कोई अपने खेत में काम कर रहा है, कोई बच्चों को कहानियां सुना रहा है, कोई समुदाय के लिए कुछ बना रहा है। उनका काम उनके लिए बोझ नहीं है। वही उनकी इकिगाई है। हाँ, वही उनके जीने की वजह है। ये हमारी आज की सोच से कितना अलग है। हम पूरी जिंदगी मेहनत ही इसलिए करते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सकें। सही बात है। लेकिन ये किताब बता रही है कि जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, शायद उसी दिन आप असल में जीना भी कम कर देते हैं। एक उद्देश्य के बिना शरीर और दिमाग दोनों जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। बिल्कुल। उद्देश्य एक मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। ओकिनावा के लोग हमें यही सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है तो आप सिर्फ लंबा नहीं जीते, आप बेहतर जीते हैं। और इसी सोच पर इकिगाई के कुछ सिद्धांत आधारित हैं, जो किताब में बहुत खूबसूरती से समझाए गए हैं। हाँ, उन सिद्धांतों पर आते हैं। पहला तो यही है, जैसा हमने अभी बात की, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। जीवन में हमेशा कुछ ऐसा करते रहें जो आपको मतलब दे। दूसरा सिद्धांत है धीमी गति अपनाएं। ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां धीमे चलो की बात कौन सुनता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये सिद्धांत कहता है कि जब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं, तभी आप जिंदगी का असली मजा ले पाते हैं। ये तनाव को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। अच्छा। लेकिन किताब में खान-पान और सामाजिक जीवन को लेकर भी कुछ दिलचस्प सिद्धांत बताए गए हैं। एक है हारा हाची बू। हारा क्या? हारा हाची बू। ये ओकिनावा का एक बहुत पुराना नियम है। हारा हाची बू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो। सिर्फ 80%? हाँ, जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस उसी वक्त खाना बंद कर दो। ये सिर्फ वजन कंट्रोल करने की तरकीब नहीं है, बल्कि ये शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखने का एक दर्शन है। अच्छा। ये जीवन के हर पहलू में संयम की बात करता है कि थोड़ा कम अक्सर ज्यादा से बेहतर होता है। वाह। कम खाना, ज्यादा जीना। और सामाजिक जीवन के बारे में क्या? किताब का चौथा सिद्धांत है अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है, जहां लोग छोटे छोटे सामाजिक समूह बनाते हैं जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। मोआई? जी, ये दोस्त सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अपनी खुशियां, अपने दुख सब बांटते हैं। ये एक इमोशनल सुरक्षा कवच की तरह है। और पांचवा सिद्धांत बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। मुस्कुराएं और वर्तमान में जिएं। एक पॉजिटिव नजरिया और हर पल को पूरी तरह से जीने की कला, ये आपको जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल होगा। पर इन सिद्धांतों में गहरी समझ छिपी है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में किताब एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवस्था का जिक्र करती है।
जिसे फ्लो कहते हैं। फ्लो? हाँ। मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है, जब आप कोई काम कर रहे हो और आप उसमें इतने डूब जाएं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि आसपास क्या हो रहा है इसका भी एहसास न रहे। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने इस कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया। फ्लो वो जादुई अवस्था है जब आपके कौशल और आपके सामने मौजूद चुनौती के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होता है। मतलब काम ना तो इतना आसान होता है कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आप घबरा जाएं। आप बस उस काम में बहते चले जाते हैं। तो इस फ्लो का इकिगाई से क्या लेना देना है? इसका बहुत गहरा संबंध है। किताब के मुताबिक जिन कामों को करते हुए आप फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वह अक्सर आपके इकिगाई की ओर सीधा इशारा करते हैं। अच्छा। चाहे वो पेंटिंग करना हो, किसी मुश्किल कोड को सॉल्व करना हो, बागवानी करना हो या गिटार बजाना हो। जब आप किसी काम में इतना खो जाते हैं कि बाकी दुनिया को भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने इकिगाई के बहुत करीब हैं। एग्जैक्टली। ये आपको बताता है कि आपको असल में क्या करना पसंद है, बिना किसी बाहरी दबाव या उम्मीद के। ये इकिगाई को खोजने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अपनी इकिगाई कैसे खोजें? मैंने इंटरनेट पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, वो 4 सर्कल वाला डायग्राम बहुत देखा है। देखा होगा। जिसमें 4 सवाल होते हैं। आप किस चीज से प्यार करते हैं, आप किस काम में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। और जहां ये चारों मिलते हैं उसे इकिगाई कहा जाता है। और यहीं पर ये किताब एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हम सब ने वो 4 सर्कल वाला डायग्राम देखा है, लेकिन किताब के मुताबिक ये एक आधुनिक पश्चिमी मिलावट है। क्या कह रही हैं? मिलावट? हाँ, असली जापानी अवधारणा इससे कहीं ज्यादा सरल और गहरी है। ये विचार कि इकिगाई वही हो सकता है जिससे पैसा भी कमाया जा सके, ये हमारी हसल कल्चर की देन है। मतलब जरूरी नहीं कि आपका जुनून आपका पेशा भी हो? बिल्कुल जरूरी नहीं। किताब जोर देकर कहती है कि आपका इकिगाई वो भी हो सकता है जिससे आपको एक पैसा भी ना मिले। किसी को अपने बच्चों की परवरिश में इकिगाई मिल सकता है, किसी को रोज सुबह की सैर में, हाँ, या किसी को अपने छोटे से बगीचे में। अगर कोई गतिविधि आपको निरंतरता और सच्ची खुशी देती है तो वही आपकी इकिगाई है। ये सोच हमारे ऊपर से कितना बड़ा प्रेशर हटा देती है ना? बहुत बड़ा। आपको अपने शौक को बिजनेस में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस उसका आनंद ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि हर कोई, चाहे वो कोई भी काम करता हो, अपनी इकिगाई खोज सकता है। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू किताब में बताया गया है, लचीलापन, मतलब रेजिलियंस। ये बताया गया है कि कैसे इकिगाई हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। हाँ, ये एक भावनात्मक कवच की तरह काम करता है। देखिए, जीवन में मुश्किलें, असफलताएं और दुख तो आएंगे ही, ये तय है। सही बात है। लेकिन किताब कहती है कि जिन लोगों के पास एक स्पष्ट इकिगाई होता है, वो इन मुश्किलों से जल्दी उभर जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुबह उठकर आगे बढ़ने की एक वजह होती है। जब बाहरी परिस्थितियां डगमगाती हैं, तो उनका इकिगाई उन्हें एक आंतरिक स्थिरता देता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि उनकी कीमत उनकी सफलताओं या असफलताओं से नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य से जुड़ी है। पर आज की तेज तरार दुनिया में, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, डेडलाइन का प्रेशर है, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना है, ऐसी दुनिया में इकिगाई का अभ्यास कैसे किया जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, और स्रोत के अनुसार इसका जवाब जीवन को सरल बनाने में है, शॉर्टकट के बजाय महारत पर ध्यान केंद्रित करने में है, और पैसे या पद से परे अर्थ खोजने में है। मतलब हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अपनी सुबह की एक छोटी सी दिनचर्या बनाना, जिसमें 15 मिनट आप सिर्फ वो काम करें जो आपको पसंद हो। पढ़ना, या संगीत सुनना, या बस शांत बैठना। हाँ, या शायद कोई ऐसा हुनर सीखना जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, भले ही उसका करियर से कोई लेना देना ना हो, जैसे कोई नई भाषा सीखना या पॉटरी बनाना। ये चीजें हमें फ्लो की अवस्था में ले जा सकती हैं। बिल्कुल। दूसरों की मदद करना भी तो इकिगाई का एक बड़ा जरिया हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। जब हम दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं, तो हमें गहरा संतोष मिलता है। और सबसे जरूरी है सीखते रहने की आदत, दिमाग को हमेशा सक्रिय और जिज्ञासु रखना। ये सब तरीके हैं जिनसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी इकिगाई को जी सकते हैं। यह बड़ी सफलता का इंतजार करने के बजाय रोजमर्रा की प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में है।
तो इस पूरी बातचीत को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें ताकि सुनने वालों को ये बातें आसानी से याद रहें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि उद्देश्य किसी दूर के लक्ष्य में नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों में मिलता है। दूसरी बात, एक लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन, शरीर और सामाजिक रिश्तों के संतुलन का नतीजा है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात जो मुझे बहुत पसंद आई कि रोज दोहराए जाने वाली छोटी छोटी खुशियां ही एक सार्थक जीवन बनाती हैं। हमें किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। सही। चौथी बात ये कि इकिगाई बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। आपका इकिगाई मेरे इकिगाई से अलग होगा, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बेकार है। और पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी काम को कितनी तेजी या जोर शोर से किया जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे लगातार किया जाए। निरंतरता। हाँ, निरंतरता तीव्रता से ज्यादा मायने रखती है। एक छोटा सा काम भी अगर रोज किया जाए तो वो जीवन को एक लय और अर्थ दे सकता है। तो इस बातचीत को खत्म करने के लिए मैं किताब के अंतिम विचार को साझा करना चाहूंगा। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए, ये कुछ ऐसा है जिसका अभ्यास किया जाता है। जब कोई ये जानते हुए उठता है कि उसका दिन क्यों मायने रखता है, चाहे वजह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो जीवन अपने आप में समृद्ध, शांत और लंबा हो जाता है। और मैं इस बातचीत को एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। स्रोत हमें बताते हैं कि इकिगाई छोटी निरंतर गतिविधियों में खुशी खोजने का नाम है। ये हमारी आधुनिक जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम अगली बड़ी चीज या किसी भव्य उद्देश्य की लगातार खोज में उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो शायद पहले से ही हमारे जीने की असली वजह है?